मुझे लग रहा था सर कि जब मेरा कॉन्फिडेंस हाई है तो मैं क्यों, क्योंकि एक तो 6 डेज़ का ही पीरियड दिया उन्होंने, तो मैं तो हैरान हो गया क्योंकि जो बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते थे तो मिलता था 1 मंथ 2 मंथ मिलता है। मैं तो ये हो गया 6 ही दिन में एग्ज़ाम दोबारा, तो मैं ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आई है कि हाँ कर दूँगा, लेकिन एक मतलब थोड़ा-सा चलाया मैंने वैसा जो टेस्ट सीरीज़ का जो मॉक होता है, तो लगा 20 मिनट में ही नहीं, नहीं ये तो कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा, मतलब ऐसा टफ मौका मान मेरे आगे, वो मेरी किस्मत थी कि मैंने जो मुँह खोला वही टफ निकल गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं टेक्स्ट बुक बैंकिंग के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ललित कुमार, जिन्होंने 21 साल की उम्र में आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। तो इस पूरे सेशन में हम जानेंगे ललित की क्या स्ट्रैटेजीज थी, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और क्या क्या हर्डल्स को पार करके उन्होंने ये दोनों के दोनों एग्जामिनेशंस निकाले, और वो भी पहले अटेम्प्ट में। तो ललित, सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा एग्जामिनेशन था आपका ये, देन उसके बाद में हम सारी की सारी बातें करेंगे। मेरा नाम ललित कुमार है और मेरी एज 21 ईयर्स है। मैं हरियाणा से और सोनीपत ज़िले से बिलोंग करता हूँ। वैसे मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस करनाल है, वैसे मैं रहता सोनीपत हूँ। तो हुआ ऐसा कि जो मेरे मदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मेनू नहीं का था इन्वॉल्वमेंट कि वो उनको देख के ये था कि भाई इनका जो वर्कलोड है वो कम करना है, मेरा तो चल जाएगा, मैं तो जवान व्यक्ति हूँ, कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन ये था कि मदर का काम कम करना है सबसे पहले। तो फिर ऐसा लगा कि पिछले साल ही कि भाई अब जो भी फॉर्म निकलेंगे अब वो सभी फॉर्म फिलअप करे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने एक बार आरआरबी क्लर्क भी फिलअप करा था, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था और साथ ही साथ मैंने इतना प्रिपेयर भी नहीं करा था बैंकिंग का, तो वो मेरा प्रीलिम्स हो ही नहीं पाया। तो फिर उसके बाद थोड़ा-सा लगा कि ये तो ईगो पे बात आ गई कि पहला ही एग्ज़ाम दिया और पहला ही नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ दोनों फिलअप करे। वो तो लकी था थोड़ा, दोनों हो गए। लकी तो क्या था सर कि डेली के जो 8-8 10-10 मूव मैंने दिए ना, वो किसी को नहीं दिखेंगे, किसी को नहीं दिखेंगे। मैं सुबह 9 बजे बैठा और मैं 4 बजे 5 बजे उठ रहा। मैं लगातार पढ़ता था सर, ये नहीं था मेरा कि सेशन बना के पढ़ना, वो हर एक का अलग होता है। तो मेरा ये था कि एक ही लगातार बड़ा सेशन बनाना है। तो मेरा ये था कि सुबह 9-10 बजे बैठा और शाम के 4 या 5 बजे तक मैंने लगातार मॉक्स ही मॉक दिए। ओके। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जब शुरुआत की हुँ। तो डायरेक्ट मॉक से स्टार्ट किया, तो आपने पीवाईक्यू से स्टार्ट किया या फ्रेश मॉक से स्टार्ट किया, या सिलेबस को कैसे समझा आपने सबसे पहले? तो सबसे पहले सर मैंने देखा नोटिफिकेशन, देखा कि सिलेबस क्या है, फिर देखा कि उसमें कट ऑफ क्राइटेरिया कितना है, कि मुझे मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे, क्योंकि यही मेरा 12th में रहा था कि जैसे मैं 12th में बहुत ज़्यादा पढ़ा था, तो उस समय भी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज बनाई थी कि कौन से सब्जेक्ट में, मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का था, तो होते हैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाले वो स्ट्रेटजीज पे चलते हैं, लास्ट डे पढ़ के लास्ट डे पे एग्ज़ाम देना, तो वो वाली चीज़ें थी। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देख के स्ट्रेटजीज प्लान करी कि अच्छा इतने इतने मार्क्स लेकर आने। फिर मैंने प्रीवियस ईयर उठाया, प्रीवियस ईयर देखते हैं कि कैसा क्या एग्ज़ाम आता है, लेवल क्या होता है एग्ज़ाम का। तो फिर वो देखा तो मतलब कट ऑफ तो डायरेक्टली तो आपको पता ही होगा, ऐसे सीधा कट ऑफ तो क्लियर होगी नहीं। तो एक दो मॉक दिए तो लगा कि नहीं इतना ज़्यादा टफ नहीं है, कि हाँ अगर मैं 2 4 5 या 10 दिन लगातार दूंगा तो मैं कट ऑफ पे आ जाऊंगा। और बस मैं इतना ही सोचता था कि अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कर दूँ प्लस 10 मार्क्स, कट ऑफ प्लस 10 मार्क्स, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थे उससे 10 मार्क्स ज़्यादा लेने हैं यहाँ। क्योंकि मुझे ये पता था कि जब भी वे एग्ज़ाम में बैठेंगे, ऊपर से ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में ये दिक्कत आती ही आती है कि वो जो माउस को इधर उधर मतलब हिलाना होता है या फिर जो भी है, तो वो मुझे लग रहा था कि वो 10 मार्क्स तुझे ज़्यादा लेने ही लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो फिर वही था मेरा कि भाई यहाँ से फिर मुझे पता चलता चला गया। मेरा ये नहीं था कि हाँ, लेक्चर की बात आया तो हाँ 1-2 मैं लेक्चर शुरुआत के मैंने रीज़निंग में देखे थे। 1-2 लेक्चर देखे कि मैं, ताकि मैं समझ पाऊँ कि पज़ल कैसे सॉल्व करते हैं। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो मुझे डीआई में ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। तो लेकिन हाँ, रीज़निंग में मुझे थोड़ा देखना पड़ा, क्योंकि थोड़ा बिल्कुल ही अनटच था मैं उससे, ये कैसे होगा पता नहीं, इसकी कोई स्ट्रैटेजी है कि मैं पहली बार सॉल्व करने लग रहा, मेरी 8-10 मिनट में पज़ल सॉल्व हो रही है। तो फिर लगातार फिर टेक्स्ट बुक फिर सोच लिया कि 1-2 लेक्चर देखा तो फिर चलो अब लगातार मॉक्स दो। फिर
1 2 3 दिन में वो जो टाइम था 8 से 10 मिनट वो 4 to 5 मिनट्स आ गया। और आगे आगे करते करते जो आसान पजल होती थी वो तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाती, थोड़ी सी टफ आती तो 4 मिनट्स मैक्सिमम 5 मिनट्स सॉल्व हो जाती थी। ओके, तो मतलब ज़्यादा रिलाई किया इन्होंने मॉक टेस्ट के ऊपर और मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, इस चीज़ को नोट कर लेना आप। और ललित ने 21 साल की उम्र में आईबीपीएस पीओ निकाला है और अब आपके सामने एग्जाम्पल की मॉक टेस्ट की जो प्रैक्टिस है ना, वो आपको रियल एग्जामिनेशन में हेल्प करती है, पुश करता है वो। तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो स्पेशली जीएस सेक्शन को लेकर ना कई बार मेंस एग्जामिनेशन में बच्चे डरे हुए रहते हैं, तो जीएस सेक्शन में क्या कुछ आपने किया था? जीएस सेक्शन के लिए सर मैं गया था मेनली करंट अफेयर्स के ऊपर। तो मुझे लगा कि क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक्स की जो बात आती थी वो तो मैंने क्या करा सर कि मैंने एक बुक उठाई और मैंने बेसिक इकोनॉमिक्स रीड आउट कर ली। उसके बाद मैंने ज़्यादातर जो क्वेश्चंस देखे वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स के ही ज़्यादा आते थे। फिर जो है वही अपनी स्ट्रेटजी की बात आ जाती थी सर। तो मैं मैथ्स और रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग हैंड था मेरा, तो मैंने सोचा था कि मैं उसमें ज़्यादा स्कोर करूँगा। रीजनिंग का मैंने सोच लिया था कि इसमें मेरे से ज़्यादा स्कोर हो ही नहीं पाएगा क्योंकि टाइम कम था। मैं तो एकदम से इन्वॉल्व हुआ कि बैंकिंग लाइन में अब एकदम से बैंकिंग के एग्ज़ाम देने हैं, ऊपर से प्रैक्टिस देनी पड़ती है डेली डेली मॉक्स में। तो यही लग रहा था कि अब ऐसे तो मेरे से क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है वो लगातार 24 घंटे तो पढ़ नहीं सकता, इवन वो 12 आवर्स भी नहीं पढ़ सकता। जिसको ये लग रहा है ना कि मैं लगातार 12 घंटे पढ़ता था, 14 पढ़ता था, मुझे लगता नहीं है कि कोई लगातार पढ़ सकता है। मेरा था कि हाँ 7 to 8 आवर्स, हाँ इतना तो ज़रूरी है, इससे कम करोगे तो फिर नहीं बनता, बात नहीं बनती। मतलब हाँ एग्ज़ाम दोगे, क्लोज आ जाओगे रिज़ल्ट के, लेकिन फिर जब रिज़ल्ट आएगा ना तो ऐसा लगेगा काश थोड़ा सा और पढ़ लेता, थोड़ा सा और मेहनत कर लेता बस। तो फिर जीएस में फिर क्या नाम है करंट अफेयर्स की पीडीएफ वगैरह होती थी, तो फिर मैं वो करंट अफेयर की पीडीएफ वगैरह लास्ट मोमेंट पे पीडीएफ से ज़्यादा रिवाइज किया। पीडीएफ है। और रीजनिंग में क्या कुछ किया आपने मेंस के लिए? ओनली मॉक सर, रीजनिंग ओनली मॉक। इन्होंने कंप्लीटली रिलाई किया मॉक टेस्ट के ऊपर और मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस के बाद में इन्होंने सिलेक्शन ले लिया है। यानी कि सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप क्लास करो, आप क्लास में कॉन्सेप्ट सीखो, लेकिन जितना ज़्यादा मॉक से प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा यूज टू होते जाओगे आप एग्जामिनेशन के पैटर्न के साथ में, लेवल को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के। अच्छा, एक चीज़ अभी हम पीछे बात भी कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मेंस के लिए ना इन्होंने पीवाईक्यूज ज़्यादा सॉल्व किए थे बजाय फ्रेश मॉक्स के ना। पीवाईक्यूज आपने थोड़ी ज़्यादा लगे। मुझे लग रहा था सर कि जब मेरा कॉन्फिडेंस हाई है तो मैं क्योंकि एक तो 6 डेज का ही पीरियड दिया उन्होंने, तो मैं तो हैरान हो गया क्योंकि जो बाकी जितने भी एग्जाम होते थे तो मिलता था 1 मंथ 2 मंथ मिलता है, मैं तो ये हो गया 6 ही दिन में एग्जाम दोबारा। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं क्योंकि कॉन्फिडेंस आई है कि हाँ कर दूंगा, लेकिन एक मॉक मतलब थोड़ा सा चलाया मैंने वैसा जो टेस्ट सीरीज का जो मॉक होता है, तो लगा 20 मिनट में ही नहीं ये तो कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा। मतलब ऐसा टफ मुंह का मान मेरे आगे, वो मेरी किस्मत थी कि मैंने जो मुंह खोला वही टफ निकल गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं ऐसे नहीं काम चला है, तो पीवाईक्यू दे, उसमें कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट कर कि कट ऑफ से थोड़ा स्कोर ज़्यादा आएगा तो तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर एग्ज़ाम दे। वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा प्रैक्टिस के चक्कर में तुम अपना कॉन्फिडेंस मोरल सारा डाउन कर लो और फिर वहाँ बैठ जाओ। ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी और मोरल डाउन हो तो उससे काम चलेगा नहीं। हाँ थोड़ा सा कम हो, बिल्कुल जीरो प्रैक्टिस नहीं, थोड़ी सी कम प्रैक्टिस हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो कि आपने जो क्वेश्चन सोल्व करा है, जो पजल सोल्व करी, आपको उस पर ट्रस्ट हो कि हाँ मैंने ये सही करा है। अदरवाइज कई बच्चे होते हैं पजल सोल्व कर ली, ओ दोबारा चेक करते हैं कि कोई पोर्शन गलत तो नहीं कर दिया। मेरा ये था कि मैंने रीजनिंग का पढ़ा, लगाया, बन गई, तो मैंने दोबारा नहीं रीचेक करा। नहीं टाइम नहीं ख़राब करना, बन गया ना चलो निशान लगाओ। वो तो अगर कुछ भी गलत मिल गया ना कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो डोंट पैनिक, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ज़्यादा नहीं पैनिक होना, ज़्यादा पैनिक होगे तो उसमें टाइम भी जाएगा, नेक्स्ट वो तो ठीक होनी नहीं। अब वो ठीक नहीं होगी, तुम कितना ही ट्राई कर लो वो ठीक होनी नहीं है। उसमें अब तुम 10-15 मिनट ख़राब कर दोगे, फिर आगे क्वेश्चन में फिर दोबारा पैनिक हो गया, टाइम कम हो गया, फिर अगले भी क्वेश्चन गलत होंगे। तो फिर मेरा ये था बस लगातार। ओके, तो ललित की जो स्ट्रैटेजी है जो मुझे समझ आती है, एक तो इन्होंने मॉक टेस्ट से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, सेकंड चीज़ इन्होंने एग्जाम से पहले ना कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किए। और उसमें भी इन्होंने बताया कि एक जगह पर रुकना नहीं है, अगर कुछ हुआ गड़बड़ तो उसको वहीं छोड़ के आगे आप मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। और इतनी अर्ली एज में इतनी मैच्योरिटी के साथ में एग्जामिनेशन देना, और आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ दोनों एग्जामिनेशन इन्होंने निकाले हैं। एंड आई होप आगे भी लाइफ में बहुत सारे एग्जामिनेशन से निकालने वाले हैं। थैंक यू। तो ये था आज के इंटरव्यू से हमारा टेक पॉइंट कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें हम उठा रहे हैं ललित के
पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज, ललित का पूरा एग्जामिनेशन देने का बिहेवियर क्या था, इन्होंने समझा, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस किया, पीवाई की उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रिलाई किया एंड फाइनली आपके सामने बैठे हैं एज एन ऑफिसर। एंड मोटिवेशन लीजिए एंड नेक्स्ट इंटरव्यू में आप सभी को भी यहाँ तक पहुँचना है। ओके, सो ये था आज का इंटरव्यू हमारा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड बाय। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा।